यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स के डे 32 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल डेटाबेस टॉपिक्स। सब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं छोटे टॉपिक्स है लेकिन काफी डेटा बेस्ड है, मतलब काफी डेटा है उसमें जो कि पूछता है एग्जाम में, उसको देखेंगे हम लोग। कौन कौन से टॉपिक्स है देख लेते हैं। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स देखेंगे, लाइफ स्टॉक सेंसस देखेंगे, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन देखेंगे, एनसीआर में कौन कौन से आपके आते हैं ये भी पूछा है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिव्यू और एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस डेटा। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। देखिए, बर्थ रेट याद करना है आपको। ये रिपोर्ट एक्चुअली मई 2020 में आपका रिलीज हुआ था और इसमें बहुत सारे डेटा बताए गए हैं। सबसे पहला डेटा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग बर्थ रेट के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, बर्थ रेट इंडिया का कितना है? 19.5 याद रखिए, बात खत्म हो जाती है। अच्छा, अब पूछेगा कि टॉप स्टेट और टॉप यूनियन टेरिटरी बता दीजिए। टॉप स्टेट्स में बात करें तो देखिए बिहार और यूपी में, बिहार यूपी और मध्य प्रदेश में आपका देखिए काफी ज्यादा है बर्थ रेट। बिहार में आपका सबसे ज्यादा है 25.5, इंडिया का है 19.5, इनका है 25.5। थोड़ा सा पीछे आपका यूपी है 25.1 और एक पॉइंट और पीछे आपका मध्य प्रदेश है। बॉटम स्टेट की बात करें जहाँ बर्थ रेट काफी कम है, उसमें हम लोग देखते हैं गोवा है, नागालैंड और त्रिपुरा। याद रखिए, गोवा, नागालैंड और त्रिपुरा। गोवा सबसे मिनिमम आपका है बर्थ रेट में। अब चर्चा करते हैं हम लोग डेथ रेट की। ठीक है, डेथ रेट में सबसे आगे हमारा कौन है? तो इसमें आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पंजाब आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका पंजाब यहाँ पे है, यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, इंडिया का डेथ रेट पूछेगा कितना है तो देखिए 6 है। ठीक है, और बॉटम स्टेट में आपका नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम आ जाता है। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। ठीक है, नागालैंड हो गया यहाँ पे, फिर आपका सिक्किम हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया। ये 3 स्टेट हैं जहाँ पे डेथ रेट आपकी काफी कम है। तो बॉटम स्टेट देखिए हमने। टॉप यूनियन टेरिटरीज में आपका पुडुचेरी और दिल्ली आ गए। डेथ रेट याद रखिए 6, पुडुचेरी और दिल्ली देख सकते हैं हम लोग। ये आपका पुडुचेरी आपका टॉप है और दिल्ली आपका बॉटम में आ जाता है यूनियन टेरिटरी की बात करें डेथ रेट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है इंडिया का? दैट इज 28, याद रखना है। और स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश का देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आपका 38 है, आसाम और उड़ीसा का 36 है। तो ये आपके टॉप स्टेट्स हैं। और बॉटम स्टेट है सबसे बढ़िया अगर कहा जाए परफॉर्मेंस है तो वो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम एंड गोवा का 5 है। सबसे आपका कम मिजोरम में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जम्मू कश्मीर का आपका सबसे ज्यादा है, अंडमान निकोबार का आपका ये 17, ये 7। ठीक है, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट में आप देखिए इंडिया का ग्रोथ रेट है 13.5 पहली बार। और ग्रोथ रेट में आपका बिहार और यूपी आपका टॉप पे है, फिर आपका राजस्थान है, बॉटम स्टेट में गोवा और केरला, सेकंड नंबर पे त्रिपुरा, थर्ड नंबर पे पंजाब। हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी आपका दादरा एंड नगर हवेली है और लोएस्ट यूनियन टेरिटरी आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें डिस्कस यहाँ पे करते हैं ताकि चीजें याद रहे। तो यही आपका डेटा है जो हमको याद रखना है, इसको याद करने की कोशिश करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं ताकि चीजें और बेटर याद हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इंडिया के सारे आपको बताने बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, ये सारी बातें बतानी है। ठीक है, तो ये बताते हैं। पहला सवाल 19.5 क्या है? देखिए मैच करिए आप। 19.5 इज द बर्थ रेट। ठीक है, फिर 6 आपका क्या है? दैट इज डेथ रेट। 28 अगर आपसे पूछे क्या है तो आप कहेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और 13.5 इज ग्रोथ रेट। तो ये पहला सवाल है जो हमको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले याद करेंगे हम लोग बर्थ रेट और ग्रोथ रेट कायदे से। ठीक है, बर्थ रेट देखिए 19.5 है और आपका ग्रोथ रेट 13.5 है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब इसमें टॉप स्टेट की अगर बात करें तो क्या है? बिहार और यूपी, बिहार और यूपी। और सेम आपका यहां भी आप देखेंगे टॉप स्टेट में आएगा बिहार और यूपी। ठीक है, तो बिहार और यूपी आपका ग्रोथ रेट में भी ज्यादा है और आपका ग्रोथ रेट और बर्थ रेट दोनों में ज्यादा है। तो थर्ड रैंक की अगर बात करें, थर्ड रैंक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें आ जाता है एमपी। इसमें आपका आ जाता है एमपी और ग्रोथ रेट में आ जाता है आपका राजस्थान। एमपी और इसमें राजस्थान, बिहार और यूपी आपका टॉप 2 बने हुए हैं। तो ये बात तो याद हो गई। अब बॉटम स्टेट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बर्थ रेट की बात करें। बर्थ रेट में सबसे कम किसका है? देखिए गोवा का है, यहाँ है गोवा आपका। ठीक है,
गोवा के बाद आपका नागालैंड आता है, गोवा के बाद आपका नागालैंड आता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे त्रिपुरा आता है। ठीक है, गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा। ग्रोथ रेट में देखिए क्या है, ग्रोथ रेट में भी सेम ही है एक तरीके से अगर आप देखें तो। देखिए गोवा तो है ही है, गोवा आपका फर्स्ट है, गोवा के साथ लेकिन केरला ऐड हो जाता है, और सेकंड नंबर पे आपका त्रिपुरा है। नागालैंड को हमने यहाँ पे हटा दिया, तो गोवा है, गोवा के साथ केरला है, सेकंड नंबर पे आपका त्रिपुरा है, और थर्ड आता है आपका पंजाब। थर्ड नंबर पे आपका पंजाब आता है, तो ये हमको याद हो गए हैं। ठीक है, देखिए दादरा एंड नगर हवेली आपका यूनियन टेरिटरी आपका टॉप है, यूनियन टेरिटरी में आपका दादरा एंड नगर हवेली है। सेम आपका यहाँ भी दादरा एंड नगर हवेली है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात बॉटम में, बॉटम में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपका यहाँ पर है बर्थ रेट में, और यहाँ भी आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो ये भी आपका सेम है। तो देख सकते हैं कि भाई बर्थ रेट और आपका ग्रोथ रेट में ज्यादा कुछ खास फर्क है नहीं। 6 है आपका डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आपका 28। इसमें भी टॉप बॉटम देख लेते हैं, तो इस तरफ देखेंगे हम लोग टॉप। टॉप में कौन, तो ये 28 जो है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, देखिए आपका एक तो मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पे आपका ये ज्वाइंट है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा है, ये थर्ड नंबर पे है। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें देखिए एमपी है, छत्तीसगढ़ है, साथ में इसके यूपी है, और तीसरे नंबर पे आपका उड़ीसा आ जाता है। ये तो बात होगी टॉप की। टॉप में है क्या, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ ये आपका टॉप है, सेकंड नंबर पे ये आता है, सेकंड नंबर पे उड़ीसा आ जाता है, और उसके बाद आता है आपका यहाँ पे पंजाब। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपका पंजाब आ जाता है। देखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा में ये आप देख रहे हैं कि डेथ रेट आपका काफी हाई है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी आप देख रहे हैं भाई छत्तीसगढ़ उड़ीसा सेकंड और थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे हालांकि एमपी आता है। ठीक है, तो ये यहाँ भी आपने छत्तीसगढ़ उड़ीसा देखा, तीसरे नंबर पे हमने क्या देख लिया, पंजाब। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमने पंजाब देख लिया। यहाँ पे आप देखिए पुडुचेरी आपका टॉप है, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर आपका टॉप है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। पुडुचेरी आपका टॉप किसमें है, डेथ रेट में। ये तो यूनियन टेरिटरी की बात होगी। बॉटम स्टेट भी आयात करना बहुत आसान है। देखिए बॉटम स्टेट में आप देखिए नागालैंड आपका टॉप है, मिजोरम आपका थर्ड है। ठीक है, बीच में आपका सिक्किम आ जाता है। ये बात होगी डेथ रेट की। ठीक है, ये आप बात होगी डेथ रेट की। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या हो जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में जो नागालैंड है नागालैंड नीचे किसका जाएगा, और सिक्किम मिजोरम ऊपर आ जाएगा। तो मिजोरम आपका टॉप हो जाएगा, मिजोरम के जस्ट नीचे, मिजोरम के जस्ट नीचे आपका नागालैंड आ जाएगा, मतलब ये खिसक के यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, तो मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, नागालैंड है भाई, ये देखो मिजोरम ऊपर खिसक गया, नीचे आ गया नागालैंड, और नागालैंड के नीचे ये सिक्किम रह गया। सिक्किम के साथ गोवा और ऐड कर लीजिए आप। ठीक है, तो भाई मिजोरम टॉप कर रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी में, और नागालैंड टॉप कर रहा है आपका डेथ रेट में। डेथ रेट की बात करें तो देखिए दिल्ली में भैया डेथ रेट कम होना ही चाहिए, क्योंकि भाई एडवांस शहर है, तो डेथ रेट कम होगा। और अंडमान निकोबार में भी आपका यूनियन टेरिटरी में आपका सबसे ज्यादा कम आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा गया है। आई होप ये सारी बातें अब पूरी तरीके से क्लियर हो गई डिस्कशन के बाद। अब बात कर लेते हैं हम लोग लाइफ स्टॉक सेंसस की। लाइफ स्टॉक सेंसस का बात करते हैं। देखिए लाइफ स्टॉक की बात करें तो कोई भी जानवर है, कोई भी जानवर है जिसको हम लोग पाल रहे हैं, कहाँ पे, किसी फार्म में पाल रहे हैं, किसके लिए, किसी भी काम के लिए हम पाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मीट के लिए हम पाल सकते हैं, दूध के लिए पाल सकते हैं। ठीक है, हम खरीद के किसी और को बेच देंगे प्रॉफिट में, उसके लिए पाल सकते हैं, या उससे मजदूरी कराने के लिए पाल सकते हैं। किसी भी काम के लिए आप अगर डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हो तो उन डोमेस्टिक एनिमल्स को बोल देते हैं हम लोग क्या, लाइफ स्टॉक। ठीक है, पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री होता है एनिमल्स नहीं, बर्ड्स। अगर आप बर्ड्स को पालो, ठीक है, किसके लिए, उनके मीट के लिए, अंडों के लिए और उनके फेदर्स के लिए, तो उनको बोला जाएगा पोल्ट्री। मेनली जो आपका चिकन होता है वो आपका पोल्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आपका चिकन के अलावा भी दूसरे हैं जो अंडे के लिए हम लोग जिनको पालते हैं, वो भी आपका पोल्ट्री में आ जाएगा। कैटल क्या है, कैटल ऑब्वियसली आपका लाइफ स्टॉक का ही एक सबसेट है, जिसमें वो जानवर जिनसे हम लोग बेसिकली मिल्क, मीट और उनका जो जैसे शीप वगैरह होते हैं ना, उनका हम लोग ऊन निकालते हैं, वूल निकालते हैं। ठीक है ना, तो उनको हम लोग बोलते हैं कैटल। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गए। अच्छा, अब ये जो आपका लाइफ स्टॉक सेंसस है, ये आपका कितनी बार लिया गया है, कब चालू हुआ था, तो 1990 1920 में पहली बार लिया गया था। कहा गया था 5-5 साल में कराया जाएगा, तो अभी 19th रिपोर्ट जो है 2012 में आता है, लेट हो गए इस बार। देखिए 2019 में आया, लेकिन कायदे से होना चाहिए 5-5 साल के अंतर में। ठीक है, कौन निकालता है। अच्छा, ये आया कितना, 16 अक्टूबर 2019 को ये आपका रिलीज किया गया था, आपका लाइफ स्टॉक सेंसस रिपोर्ट। ठीक है, 5 साल बाद आएगा, तो अभी 5 साल तक आप एग्जाम दे रहे हो, यही याद रखना है।
अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरिंग, ये आपका मिनिस्ट्री हो गया, ये आपका डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री पूरा आपका फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है। ठीक है, अच्छा, और ये आपका डिपार्टमेंट आपका केवल एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी वाला है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये बात समझ गए हम लोग। ये आ गई हमारे लाइफ स्टॉक सेंसस की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें पहली बात हमको देखना है किस किस में इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, इतना कर नहीं पाओगे, केवल हमने ये मेंशन किया है तो देख लो बस, है ना। अच्छा, अब देखिए ऐसा है कि इंक्रीज कहाँ कहाँ हुआ। देखिए लाइफ स्टॉक में इंक्रीज देखने को मिला है, बफेलो में इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा शी गोट, फीमेल गोट जो है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है, पोल्ट्री में इंक्रीज देखने को मिला है, कैटल में इंक्रीज देखने को मिला है और शीप में भी इंक्रीज देखने को मिला है। डिक्रीज कहाँ कहाँ दिखा? पिग में, डोंकी कैमल, खच्चर म्यूल में और घोड़े में, इन सब चीजों में आपका डिक्रीज देखने को मिला है। अब टॉप बताइए कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है ये? तो अच्छा, एक चीज और है भैया, लाइफ स्टॉक में इंडिया की रैंक नंबर 1 है, लाइफ स्टॉक में इंडिया के रैंक नंबर 1 है। ठीक है, तो जो पूरा लाइफ स्टॉक है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा आपका भैंस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलता है और घोड़े भी आपके उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम मिलेंगे इंडिया में। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में क्या क्या मिलेगा आपको? देखिए कैमल तो इजी है, आपका गोट, शी गोट और डोंकी, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, खच्चर, उत्तराखंड में चढ़ाई वढ़ाई करने में आप खच्चर का इस्तेमाल किया जाता है काफी, तो खच्चर आपका मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री मुर्गी अंडों के लिए या चिकन के लिए, ये सारा जो आपका मैटर है सबसे ज्यादा मिलता है आपका तमिलनाडु में, ये देख लीजिए। अच्छा, कैटल, कैटल सबसे ज्यादा आपको मिलेगा आपका कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। शीप सबसे ज्यादा मिलेगा तेलंगाना में। ठीक है, और पिग, सुअर सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? आसाम में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग बोलोगे गाय तो दिखी नहीं, गाय आपका कैटल के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, देखिए आप परसेंटेज वाइज अगर देखें, सबसे ज्यादा आपका कैटल मिलता है, 35.94% कैटल मिलेगा। उसके बाद आपका गोट्स, फिर आपके बफेलोज, उसके बाद शीप, फिर पिग्स और मिथुन, याक, घोड़े, पोनीज, खच्चर, म्यूल्स, डोंकीज, कैमल्स, ये पूरा मिला के 0.23% ही होगा। सबसे ज्यादा कैटल देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बोवाइंस, बोवाइंस मतलब काऊ जैसे दिखने वाले जो एनिमल्स है, देखने वाले नहीं, काऊ जैसे एनिमल्स जो है उनको बोवाइंस बोलते हैं। जैसे आपका कैटल, बफेलो, मिथुन, याक, ये आपका 303 मिलियन आपके है पॉपुलेशन में। शीप आपका 75 मिलियन के आसपास है, 150 मिलियन के आसपास आपके गोड्स हैं। ठीक है, गोड तो आपका सेकंड नंबर पे है। ठीक है ना, बफेलोज नहीं है। ठीक है, कैटल के बाद आपको बफेलोज नहीं मिलेगा सेकंड पे, गोट मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। आपका 9 मिलियन पिग्स है, 851 मिलियन आपकी मुर्गियां हैं, पोल्ट्री। ठीक है, मुर्गियां मतलब शब्द यूज किया, पोल्ट्री मतलब मुर्गियां भी हो सकते हैं, और भी कोई भी एनिमल्स अगर अंडे देते हैं तो वो भी आपके पोल्ट्री में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, काउ पॉपुलेशन में 18% इंक्रीज देखने को मिला है। आपका 26.9 इंक्रीज देखने को मिला है आपका एक्सोटिक कैटल ब्रीड, और 6% डिक्लाइन देखने को मिला है आपका इंडिजिनस कैटल का, जो कैटल है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिला। इंडिजिनस आपका डिक्लाइन हो रहा है, आपका क्रॉस ब्रीड कैटल आपका एक्सोटिक जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, और काउ भी आपका इंक्रीज देखने में मिला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का सर्वे जो है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्वे टोटल 12 बार हुआ है, 12th एडिशन आपका अभी रिसेंटली देखने को आपको मिला है। ठीक है, 2021-22 में आपका 12th आपका एडिशन ऑफ AISHE, ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, 12वां एडिशन दिया है। तो ये 2011 से ये रेगुलर हमारा हो रहा है और मिनिस्ट्री एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। और एक नया तरीका है वेब DCF फॉर्मेट, वेब डेटा कैप्चर फॉर्मेट, एक पैटर्न है डेटा कलेक्शन का। इस पैटर्न से ये सर्वे हुआ है दूसरी बार। ठीक है, अच्छा, 2015 मोदी जी के आने के बाद टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज नई बनी है? तो 341 आपकी नई यूनिवर्सिटीज बनी है, 700 समथिंग थी पहले, बढ़ के अभी हो गई है 1168। तो इसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का है, आपका 685। ठीक है, और 10 आपके प्राइवेट हैं जो कि गवर्नमेंट एडेड है, और 473 आपके प्राइवेट है जो गवर्नमेंट एड नहीं कर रही है। 17 यूनिवर्सिटीज आपके वुमेन के लिए है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिए। 17 आपके केवल वुमेन के लिए यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके 2014-15 में 11 थी, बढ़ा के अभी 17 हो गई हैं, और 8 आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है ना, 8 आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज यहाँ पे देखी गई है। एनरोलमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिला है। 2020-21 में आपका
4.14 करोड़ था, लेकिन अभी डेटा जो हमको ध्यान में रखना है दैट इज 4.33 करोड़। ये 4.33 करोड़ में सबसे ज्यादा है आपके अदर कम्युनिटीज के 40%, ठीक है। फिर आपके शेड्यूल कास्ट के 15% के आसपास 15.3, शेड्यूल ट्राइब के 6.3 और ओबीसी के आपके 37.8% आपको मिलेगा। तो ओबीसी और जनरल के लगभग लगभग बराबर बराबर है। बाकी एससी के 15 और एसटी के 6.3, ठीक है। तो अभी 2021-22 की अगर हम बात करें तो देखिए 66.23 लाख आपके शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स आए, इसी साल की बात हुई है। ये देखिए 4.33 करोड़ आपका टोटल है, ठीक है। मतलब टोटल कितने लोग अभी अनरोल्ड है टोटल, लेकिन इस साल कितने नए एनरोल हुए हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो 66.23 लाख। तो अगर देखा जाए आपका 2020-21 में आपका 58.95 लाख था, ठीक है। 5 साल पहले का अगर डेटा देखें 2017-18 में, तो उससे आपका 25% इंक्रीमेंट है और 2014-15 से अबाउट 44% इंक्रीमेंट है सालाना एनरोलमेंट का एसटी स्टूडेंट का। अच्छा, वही अगर हम लोग फीमेल स्टूडेंट की बात करें तो यही परसेंटेज आपका देखिए एसटी स्टूडेंट का परसेंटेज लगभग लगभग उतना ही है 26.6%, लेकिन 2014-15 से कंपेयर करें तो फीमेल स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है वो करीबन 51% हो गया है, ठीक है। टोटल कितना है 31.71 लाख 21-22 में, और एक साल पहले आपका 29 लाख के आसपास, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज देख सकते हैं हम लोग कितना ज्यादा हुआ है। अब शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जितनी आपकी समझ लीजिए शेड्यूल कास्ट फीमेल स्टूडेंट्स है, लगभग लगभग उतनी ही आपके टोटल शेड्यूल ट्राइब्स आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और तो ये कितना होता है 27.1 लाख। 5 साल पहले का डेटा उठाइए तो 41.6% इंक्रीज है, और अगर 2014-15 की बात करें तो 65.2% इंक्रीज है। यही अगर फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल एनरोलमेंट है 13.46 लाख। 5 साल पहले अगर इंक्रीमेंट देखें 47.6, और अगर 2014-15 से बात करें तो 80% आपका देखने को मिला है इंक्रीज इन शेड्यूल ट्राइब फीमेल स्टूडेंट, ठीक है। अब एनरोलमेंट हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका पास, है ना। तो ये जो एनरोलमेंट आपका हुआ है 4.33 करोड़ हमने देखा, ये कौन से स्टेट में ज्यादा हुआ है। तो जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां सबसे ज्यादा एनरोलमेंट होना चाहिए ना। तो पॉपुलेशन में देखिए टॉप 2 स्टेट तो आपका उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आपको मिल रहा है यहाँ पे। ये तो इसको याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आपका एनरोलमेंट में टॉप है। उसके बाद आपका तमिलनाडु भी है 4th नंबर पे, आपका मध्य प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर राजस्थान। तो ये सारे स्टेट मिला के आपका 53% टोटल एनरोलमेंट बना देते हैं, ठीक है। 53% टोटल एनरोलमेंट यही सारे स्टेट बना देते हैं, ठीक है। मैप में अगर हम देखें तो ये पूरा रीजन हो गया ना, उत्तर प्रदेश हो गया, सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका नीचे यहाँ तमिलनाडु आता है, ठीक है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल आएगा, राजस्थान आएगा। तो ये वाला पूरा रीजन जो है यहाँ पे काफी ज्यादा हम लोग एनरोलमेंट देखते हैं, ठीक है। साथ में वेस्ट बंगाल में भी एनरोलमेंट काफी ज्यादा है, और तमिलनाडु में भी आपका ग्रॉस एनरोलमेंट, आपका जो एनरोलमेंट है ज्यादा इन सब एरियाज में है। अब डेटा पे बात कर लेते हैं हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की। तो मेल और फीमेल का अलग अलग दिया है, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। देखिए यहाँ 28.5 है और 28.4 है। एक चीज ध्यान में देने वाली बात है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन फीमेल का मेल से ज्यादा है। तो 5वीं बार लगातार हुआ है कंसेक्यूटिव ईयर कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ फीमेल्स इज मोर देन मेल्स। और डेटा याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है। हमने देखा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा था हमने, वो भी कितना था 28 था, ये सब भी 28 है, ठीक है। थोड़ा कनेक्ट करके देखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें तो करीबन 50,000 के आसपास है। देखिए 46,878। कितने कंट्रीज है टोटल? 170 कंट्रीज में देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कहने को तो 170 कंट्रीज है, लेकिन टॉप 10 कंट्रीज मिला के 64% तो आपका फॉरेन स्टूडेंट तो टॉप 10 कंट्रीज से ही हो जाता है। टॉप 6 आपके सामने। तो ये देखिए अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाएं तो टॉप 6 में मोस्टली वो कंट्रीज होंगे जो इंडिया के पड़ोसी हैं। देखिए नंबर 1 पे नेपाल है, ठीक है, 28% तो नेपाली स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। तो अफगानिस्तान भी पड़ोस में, बांग्लादेश और भूटान, ये सब पड़ोसी देश है। तो ये आपका 1, 2, 4 और 6 आता है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि थोड़ा यूएस के भी 6.2% है, 3rd नंबर पे है रैंक। ये एक चौंकाने वाला फैक्ट है। देखिए आपका यूएस के रैंक 3 पे आता है 6.2%, और यूएई का आपका करीबन 5%। ये आपका टॉप 5 में यूएई भी आता है। तो ये सब कंट्रीज है। देखिए टॉप 3 पता होना चाहिए, नेपाल, अफगानिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। पीएचडी एनरोलमेंट की बात करें तो देखिए 2 लाख के आसपास पीएचडी स्टूडेंट है। इन 2 लाख पीएचडी स्टूडेंट में फीमेल पीएचडी स्टूडेंट्स आपका 1 लाख के आसपास, ठीक है। 98,636 फीमेल पीएचडी स्टूडेंट्स है। अगर टोटल पीएचडी एनरोलमेंट की बात करें तो 2014-15 से अगर इंक्रीज देखें तो आप कह सकते हैं कि आपका ये डबल से थोड़ा सा कम है, यानी कि 100% होता डबल। तो 81.2% इंक्रीज देखने को मिला है आपका 10 साल में।
काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है इन पीएचडी एनरोलमेंट आफ्टर द पीएम मोदी पावर में आते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये तो पीएचडी स्टूडेंट की बात करते हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस कहाँ ज्यादा है, तो कॉलेज में 2 है, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कहाँ ज्यादा है, और एक है कौन से में ज्यादा डेंस कॉलेज है। कॉलेज डेंसिटी एक यहाँ पे टर्म बताया है, नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर 1 लाख एलिजिबल पॉपुलेशन, ठीक है। बहुत डेंसिटी कॉलेज की ज्यादा कहाँ कहाँ पर है, टोटल कॉलेज कहाँ ज्यादा है, देखो टोटल कॉलेज वही ज्यादा होंगे जहां एनरोलमेंट ज्यादा है, जहां पॉपुलेशन भी आपका ज्यादा है, वो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। थर्ड पे तमिलनाडु था, लेकिन वही खिसक के आपका 5वें नंबर पर पहुंच गया। नंबर ऑफ कॉलेज की बात करें तो, एनरोलमेंट की बात करें तो तमिलनाडु 3रे नंबर पे था। तो नंबर ऑफ कॉलेज में कर्नाटक आपका 3रे नंबर पे आ जाता है। बात करेंगे हम लोग कॉलेज डेंसिटी की। कॉलेज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए कर्नाटका टॉप पे है, कर्नाटका में बिल्कुल बहुत डेंसली सिचुएटेड है सारे कॉलेज, ठीक है। तो कॉलेज डेंसिटी के मामले में कर्नाटका ज्यादा है। अच्छा, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपका बेंगलुरु आ गया ना, कर्नाटका भी टॉप पे है, और कर्नाटका का आपका बेंगलुरु अर्बन भी आपका नंबर ऑफ कॉलेजेस में टॉप है, ठीक है। तो बेंगलुरु अर्बन में सबसे ज्यादा कॉलेजेस पाए गए हैं, ठीक है। डेंसिटी में कर्नाटका टॉप पे है। सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ कॉलेजेस में आपका जयपुर है, ठीक है, और थर्ड पे आपका हैदराबाद, पे पुणे और प्रयागराज। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ कॉलेज में देखिए कर्नाटका हाईली डेंस है, इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो तेलंगाना का आपका देखिए हैदराबाद भी यहाँ आपका रैंक 3 पे आता है। तो आपका साउथ में हम लोग देखते हैं कॉलेजेस की डेंसिटी काफी ज्यादा है। नॉर्थ का केवल एक आपका जयपुर है जहां पे हमको देखने को मिला है सेकंड पोजीशन पे है, बाकी आपका प्रयागराज 5वें पोजीशन पे है। लेकिन आपके साउथ में कॉलेज की डेंसिटी ज्यादा हमने देखा ना, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर पुडुचेरी हो गया। कॉलेज डेंसिटी में नॉर्थ में आपका केवल हिमाचल प्रदेश है जो आ पा रहा है कॉलेज डेंसिटी के हिसाब से। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक करते हैं अबाउट एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या होता है भाई, देखिए दिल्ली आपका मेन है, दिल्ली के आसपास जो बॉर्डरिंग रीजियंस है उनको भी आपको इसमें मिला दिया गया है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। और ये क्यों बनाया गया, प्लानिंग रीजन है ताकि प्लान करना आसान हो। भाई दिल्ली के आसपास का रीजन में हमको काफी ज्यादा डेवलपमेंट का काम करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है, और अलग अलग स्टेट में ये रीजन है। तो इस रीजन के लिए अगर हर स्टेट अलग अलग काम करेगा तो ये ठीक नहीं है। तो इसको हम लोगों ने एक बंडल में मिला लिया कि भाई ये दिल्ली है, दिल्ली के आसपास वाला सारा रीजन को हम लोग एनसीआर बोलेंगे, और उसके लिए हम लोग एक गठन करेंगे क्या, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। तो कैपिटल रीजन की प्लानिंग जो है हम लोग अलग से करेंगे। तो ये एक एक्ट आया था 1985 में, जिससे ये बना दिया गया था नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। अब मान लीजिए इसके आसपास स्टेट्स है आपके, हरियाणा अलग रूल बना रहा है, उत्तर प्रदेश अलग रूल बना रहा है, राजस्थान अपना अलग डेवलपमेंट कर रहा है, आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। तो दिल्ली के आसपास के रीजन में ताकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव आसान हो, एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो, उसके लिए आपका नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया गया। कब, 1985 में। एक्ट का नाम भी पता है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के अलावा, तो दिल्ली के अलावा 24 है, और 5 प्लस 1 25वां आपका दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली के अलावा आपका 24 डिस्ट्रिक्ट और है, और लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो ऐड हुआ है वो आपका हुआ है शामली। 2017 में सबसे लेटेस्ट ऐड हुआ है आपका 24वां डिस्ट्रिक्ट शामली। टोटल करीबन 50,000 किलोमीटर के आसपास का पूरा रीजन है ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है ये 24 मैप पे देखेंगे। देखिए ये आपका बीच में दिल्ली है, दिल्ली के बाद इस साइड आ जाते हैं तो ये आपका यूपी का रीजन है। देखिए शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, फरीदाबाद, सॉरी फरीदाबाद तो वहां चला गया, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ठीक है। ये तो आपका यूपी का एरिया देख लिया हमने। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो करनाल है, जिंद है, पानीपत है, सोनीपत है, ठीक है। बागपत देखिए यूपी में है, बाकी पानीपत सोनीपत हरियाणा में है, रोहतक है, भिवानी है, चाकरी दादरी है, उसके बाद चारखी दादरी और झज्जर है, फिर गुड़गांव है, फरीदाबाद दिल्ली से लगे हुए फरीदाबाद गुड़गांव हो गया, रेवाड़ी हो गया, नूह हो गया, पलवल हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके हरियाणा में। 14 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके क्या हरियाणा में, 8 डिस्ट्रिक्ट आपके जिस तरीके से यूपी में हमने गिन लिए, है ना। अब देखिए आपके राजस्थान के 2 हैं, अलवर और भरतपुर, तो ये 2, 14 8 22 2 हो गया 24। ये 24 हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए नेशनल कैपिटल रीजन में। नाम पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग करा सकता है, आपका ऑड वन आउट पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, लेकिन ये 1-2 बार आप देख लीजिए। कुछ छोटी बातें और यहाँ पे देख सकते हैं भाई, 2018 में आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा था कि भाई अलीगढ़ और बिजनौर, हाथरस, मथुरा को भी इसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट से आपके 4 और बढ़ा दी जाए। तो ये अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक 24 ही है, लेकिन 2018 में यूपी गवर्नमेंट ने बोला था इनको भी ऐड करना चाहिए।
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की बात है भाई, आपका ट्रेन सिस्टम आपका दिल्ली और मेरठ के बीच में होगा, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपका दिल्ली गुड़गांव एसएनबी अलवर ये आपका प्री कंस्ट्रक्शन है, चालू नहीं हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन। और दिल्ली से पानीपत ये प्रपोज है। तो ये पूरा आपका दिल्ली मेरठ आरआरटीएस है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये है आपका फुल फॉर्म किसका, आरआरटीएस का। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस देखिए। अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। टूरिज्म में कितने टूरिस्ट आए, कितने नहीं मतलब वर्ल्ड में कितने टूरिस्ट आते हैं, ये सारी चीजें टूरिज्म से रिलेटेड बातें हम लोग इंडिया की और वर्ल्ड की यहाँ पे कवर करेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म की बात सबसे पहले करते हैं। दो यहाँ पे बातें करनी है हमें। एक तो टोटल कितने लोग टूरिज्म के लिए निकल रहे हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में देखिए टोटल टूरिस्ट हैं जो फॉरेन टूरिज्म कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री से मतलब दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो वो टूरिस्ट आपके हैं 963 मिलियन। यही कंपेयर कर लेते हैं हम लोग एशिया पैसिफिक रीजन में। एशिया पैसिफिक रीजन में आपका है 100 मिलियन लोग आपका ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया पे आएंगे अभी। ठीक है, तो अब देखिए वर्ल्ड टूरिज्म की अगर बात करें तो ग्रोथ रेट कितना है आपका 111.2%। एशिया पैसिफिक का ग्रोथ कितना देखिए 305.2% है। तो ग्रोथ रेट में देखिए काफी तेजी से एशिया पैसिफिक रीजन में आपका टूरिज्म बढ़ रहा है। देखिए ग्रोथ रेट है, ये है आपका अराइवल्स की बात। अच्छा, अब कितना खर्चा लोग कर रहे हैं उन कंट्रीज में जाके, तो टोटल खर्चा टूरिज्म इंडस्ट्री में कितना पैसा बना है, तो वह है 1031 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, और ग्रोथ रेट इसका सालाना आपका कितना है, एजीआर मतलब एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, एजीआर मतलब एनुअल ग्रोथ रेट, सालाना ग्रोथ रेट कितना है, तो 61.6% से आपका ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आप चीज देखिए कि अगर हम लोग एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो यहाँ पे कमाई कितना है 131 बिलियन यूएस डॉलर से केवल। ठीक है, 131 बिलियन यूएस डॉलर, और इसका ग्रोथ रेट देखिए कितना है 45.45%। मतलब आपका टोटल वर्ल्ड टूरिज्म से कम पैसे का ग्रोथ रेट, मतलब जो आपका ग्रोथ रेट ऑफ नंबर ऑफ अराइवल से तो ज्यादा है, लेकिन जो आपका कमाई के हिसाब से आपका ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम है, 45% के आसपास। ठीक है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि देखिए एशिया पैसिफिक रीजन में आपका डॉलर तो ज्यादा पावरफुल करेंसी है। ठीक है, लेकिन डॉलर्स के कंपैरिजन में यहाँ की जो करेंसीज है एशिया पैसिफिक की वो थोड़ी सी कम है, तो इसलिए भी डॉलर में इनकम थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल रहा है। मतलब इनकम नहीं, इनकम का ग्रोथ रेट थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। इंडिया की बात करते हैं। अब देखिए 963 मिलियन में इंडिया में कितने आ रहे हैं, देखिए 6.19 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। ठीक है, लेकिन ग्रोथ रेट इसका काफी ज्यादा है। देखिए 305.4% आपका ग्रोथ से ग्रो कर रहा है, मतलब ये ग्रोथ रेट आपका एशिया पैसिफिक का लगभग के बराबर ही है, देख सकते हैं लोग, है ना। अच्छा, नेशनल डिपार्चर्स आपका कितना है, मतलब इंडिया के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक जगह से दूसरी जगह जो टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं वो करीबन 2.09 मिलियन है, और इसका ग्रोथ रेट आपका 146.7% है ग्रोथ रेट। ठीक है, पैसे की कमाई देख लेते हैं भाई, आपका जो कितना पैसा कमाया है, तो अगर हम बात करें 1.34 लाख करोड़ या बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए आपका 16.928 बिलियन यूएस डॉलर में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सब हम लोग यूएस डॉलर में देख रहे हैं, तो इसका ग्रोथ रेट आपका कितना है, आपका 92.4% यूएस डॉलर में बात करें अगर, तो रुपये में बात करें तो 100% का ग्रोथ रेट है सालाना। ठीक है, अर्निंग्स मतलब लगभग डबल हो जाता है हर साल टूरिज्म का अर्निंग्स। तो ये तो बात होगी इंडिया की। तो साउथ पैसिफिक रीजन नंबर ऑफ अराइवल्स में तो मैच करता है, लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ रेट है साउथ पैसिफिक से काफी ज्यादा है पैसों की कमाई के मामले में। ठीक है, अच्छा इंडिया की टोटल रैंक कितनी है वर्ल्ड में, 14 रैंक, तो इसको काफी ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। टोटल आपका पैसा कमाने के हिसाब से कितना पोजीशन आपका बनता है पूरे वर्ल्ड में, 2.08% आपका शेयर है इंडिया का शेयर। टूरिज्म में जितनी कमाई हुई उसका केवल 2% वर्ल्ड का शेयर इंडिया के पास है, लेकिन स्कोप इसमें काफी ज्यादा है इंडिया का। अच्छा, अब इंटरनेशनल जो हमारे टूरिस्ट है वो कहाँ से एंट्री लेते हैं इंडिया में, मोस्टली ज्यादातर दिल्ली आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट में आते हैं, और उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट में भी लोग आते हैं भाई बाहर से। इसके अलावा आपका हरिदासपुर लैंड चेक पोस्ट है। ठीक है, हरिदासपुर लैंड चेक पोस्ट आपका तीसरे नंबर पे है। तो फॉरेन सबसे ज्यादा आते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, फिर आपका मुंबई एयरपोर्ट। अच्छा, नेक्स्ट है आपका वो कंट्रीज, टॉप 3 कंट्रीज इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स, कौन से कंट्री से ज्यादा लोग आते हैं। और अगला है देखिए खर्चा कौन ज्यादा करता है, तो देखिए फ्रांस के लोग सबसे ज्यादा आ रहे हैं,
इंटरनेशनल टूरिज्म टूरिस्ट के हिसाब से, और स्पेन के लोग और फिर यूएस के लोग, ठीक है। लेकिन फ्रांस वाले थोड़े कंजूस निकले, खर्चा नहीं कर रहे। खर्चे के मामले में यूएसए थर्ड नंबर पे अराइवल्स में है, लेकिन खर्चा करते हैं एकदम मस्त। तो इनसे पैसा का अर्निंग काफी ज्यादा होता है, यूएसए नंबर 1 है, ठीक है। पैसा का अर्निंग यूएसए से ज्यादा होता है। स्पेन दोनों में नंबर 2 पे है, और थर्ड नंबर पे आपका यूके है खर्चा करने के मामले में, ठीक है। तो यहाँ बात करिए हम लोग ने इंडिया में कौन कौन से अराइवल्स की बात करते हैं। अब कौन कौन सी कंट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री पे खर्चा करती है सबसे ज्यादा। तो यूएसए देखिए अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा करती है, फिर चाइना करती है, और फिर आपका जर्मनी करती है। अगला डेटा आपका ये बताता है कि इंडियंस जो है कौन सी कंट्री में जाना पसंद करते हैं। तो देखिए टॉप में आपका आपका मिडिल ईस्ट आता है, ठीक है, और बॉटम में 4th-5th नंबर पे आप ये समझ लीजिए आपका साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लिया हमने, और थर्ड नंबर पे आपका यूएसए आता है। तो अब ये भी देख सकते हैं भाई यहाँ पे माइग्रेंट्स इमिग्रेंट्स लोग भी काफी ज्यादा है, देखिए यूएस यूएई में, सऊदी अरेबिया में, यूएसए में, तो अपने परिवार को घुमाने फिराने ले जाते होंगे, ठीक है। तो ऐसा याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा देखिए यूएई में जाते हैं घूमने, फिर सऊदी अरेबिया में, तो दुबई में लोग घूमने जाते हैं ना काफी ज्यादा, तो दुबई ज्यादा है। सऊदी अरेबिया में घूमने जाते हैं लोग, ठीक है। यूएसए में थर्ड नंबर पे लोग घूमने जा रहे हैं। उसके बाद आपका लोग सिंगापुर थाईलैंड प्रेफर करने जाना, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। अब देखेंगे हम लोग टॉप स्टेट्स। देखो डोमेस्टिक टूरिस्ट इंडियंस ही है घूमने जा रहे हैं, कौन से स्टेट में ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में लोग डोमेस्टिक टूरिस्ट ज्यादा जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अभी तो देखिए और ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि वही राम मंदिर बन चुका है, और जाएंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश आपका टॉप है डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए। फिर जाते हैं लोग तमिलनाडु, फिर जाते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और फिर गुजरात, ठीक है। टॉप याद रखिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं फॉरेन टूरिस्ट की, तो फॉरेन टूरिस्ट का आपका ये यही वाला सेम है, इसमें आपका 1 और 5 इंटरचेंज हो जाता है। देखिए गुजरात टॉप पे है, फॉरेन टूरिस्ट आप गुजरात घूमने जाएंगे, और 5वें नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बीच में आपका ये 3 आपका बिल्कुल नहीं है, इसमें नीचे वाले रैंक में है। तो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका नहीं आ रहे हैं। फॉरेनर्स कहाँ जा रहे हैं? फॉरेनर्स भाई मुंबई आते हैं तो पहले महाराष्ट्र घूमते हैं, तो मुंबई एयरपोर्ट से एंटर करके महाराष्ट्र घूम लेते हैं, फिर आपका कोलकाता एयरपोर्ट से घुस के वेस्ट बंगाल घूम लेते हैं। तो महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं गुजरात के बाद। फिर दिल्ली आता है, ठीक है, फिर आपका उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि फॉरेन टूरिस्ट कहाँ जाते हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट कहाँ जाते हैं। अब ये है कि ये तो बात होगी स्टेट की। अब कौन सा चीज देखते हैं सबसे ज्यादा, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे वो फॉरेन वाले हो, ताजमहल देखने सब तो टॉप पे है। ताजमहल के बाद किला देखते हैं, तो आपके देसी हैं, हमारे देश वाले हैं। इंडियन विजिटर देखते हैं क्या, लाल किला देखने जाते हैं दिल्ली में, और फॉरेन जाते हैं आगरा फोर्ट देखने। थर्ड नंबर पे आपका ये आते हैं कोणार्क टेम्पल देखने के लिए, हमारे हमारे इंडियन लोग, है ना। और फॉरेनर्स कहाँ देखने जाते हैं, फतेहपुर सीकरी। इसके बाद चौथे और 5वें नंबर पे आपका इतिमाद-उद-दौला टूम है, और फिर साइट ऑफ साहिब मायत है। और इंडियन विजिटर्स आपका फिर आगरा फोर्ट देख लेते हैं। आगरा फोर्ट जो फॉरेन घूमने जा रहे हैं दूसरे नंबर पे, तो कुछ तो इज्जत मिलनी चाहिए, इंडियंस देखने चले गए फोर्ट। उसके बाद कुतुब मीनार देखने का शौक है इंडियन लोगों को, तो इंडियन लोग कुतुब मीनार देखने जाते हैं, और फॉरेन लोग यहाँ, ये टॉप आपके 5 हैं। तो यहाँ हमने बात करी टूरिज्म की, टूरिज्म यहाँ पे फिनिश होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, एमपीआई रिव्यू 2023, ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अभी इसमें कुछ बात देखते हैं। पहली बात का सवाल तो यह है कि कौन लाया है ये, तो नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया है, और दूसरी बार आ रहा है ये 2023 में, दूसरी बार आ रहा है। तो पहली बार कब आया था, 2021 में आया था। तो रिसेंटली ही ये करना चालू किया गवर्नमेंट ने। अभी वाला जो 2023 वाला है वो किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। 2019-21 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसको बेस करके आपका ये इंडेक्स निकाला गया है। कौन से 3 डायमेंशन है, देखिए हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पता कैसे चलेगा, तो पता चलेगा इन 12 इंडिकेटर्स। लेकिन न्यूट्रिशन की बात होगी, भाई न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके सामने मैं एच लिख देता हूँ, ठीक है ना, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, ये भी हेल्थ बताता है आपका। मैटरनल हेल्थ, ये भी आपका हेल्थ बताता है, ठीक है। फिर आपके एजुकेशन में हमने कितने ईयर की स्कूलिंग की, और स्कूल में आपका अटेंडेंस कितना था, ये एजुकेशन के बारे में बात की। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भाई आपका चूल्हे से खाना बनता है, एलपीजी या गैस कनेक्शन है, एलपीजी आता है, या लकड़ी से चूल्हा बना रहा है, तो ये कुकिंग फ्यूल भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सैनिटेशन है कि नहीं प्रॉपर, ये भी आपका हेल्थ से रिलेटेड भी हो गया, ये तो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। पीने का पानी आ रहा है कि नहीं घर पे, ये भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिजली आ रही है कि नहीं, घर बनाए कि नहीं, क्या क्या एसेट है, बैंक अकाउंट है कि नहीं,
ये सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाता है। तो ये सारे जो आपके इंडिकेटर्स है ये बताते हैं आपका हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ये 3 डायमेंशन के बेसिस पे ही हम लोग बनाते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो भाई आपका जो सर्वे था इसमें हमको क्या बता, इंडेक्स में हमको क्या पता लगा कि आपके 13.5 करोड़ को हम लोगों ने गरीबी की रेखा जो है उससे ऊपर ले गए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल लिए हैं। 2015-16 से कंपेयर करें तो 2019-21 में 13.5 करोड़ लोगों को हमने निकाल लिया है। अच्छा, ये जो एमपीआई इंडेक्स जो है आपका 19-21 का कितना है, 14.96। पहले कितना था, 24.85। तो सीधे सीधे याद रखिए 25 से 15 ले आए हम लोग, ठीक है, 10% नीचे ले आए हम लोग 2015-16 से कंपेयर करेंगे अगर। तो रूरल रीजन में 32% पॉवर्टी हुआ करती थी, अभी कम होके 19% हो गई है। अर्बन एरियाज में 8% हुआ करती थी, 9% मान लीजिए, इसको घटाकर 5% कर दिया गया है। तो ये रूरल अर्बन का हो गया। टोटल देखिए ये याद रखिए आप 14.96% आपके पुअर हैं आपका 2019-21 के सर्वे के हिसाब से। इसके हिसाब से बताया गया है कि गरीबी पे काम किसने किया है सबसे ज्यादा। तो उत्तर प्रदेश में करीबन 3 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकाल दिया गया है, बिहार में 2.25 करोड़ और मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़। काफी अच्छा काम किया है आपका यूपी में सबसे ज्यादा, फिर बिहार और फिर मध्य प्रदेश में, फिर उड़ीसा और राजस्थान ने भी काम किया है अच्छा, चौथे 5वें नंबर पे ये होते हैं। अब ये तो बात होगी किसने काम किया है, लेकिन आपका सवाल अगला होगा कि ये तो बताइए कौन कौन से सबसे गरीब राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे गरीब राज्य में देखिए बिहार है, झारखंड है, आपका मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, बिहार ने अच्छा काम किया है, 33% इसमें मल्टी डायमेंशनली पुअर है अभी भी, लेकिन काम इन्होंने काफी अच्छा किया है, काफी लोगों को बाहर निकाला है, ठीक है। झारखंड मेघालय देखिए कुछ काम कर नहीं रहा है, सेकंड थर्ड पे है, लेकिन आपका इस वाले रैंकिंग में नहीं है, डिक्लाइन वाले में। तो वो अच्छा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आपका फोर्थ, सबसे ज्यादा काम किसने किया, उत्तर प्रदेश ने, फिर आपका बिहार ने काम किया है निकलने के लिए, और मध्य प्रदेश आपका थर्ड नंबर पे था। ये देखा तो पूरे राज्य में देखिए बिहार झारखंड मेघालय है चौथे नंबर पे, उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो झारखंड मेघालय एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए आपका, ठीक है। बॉटम स्टेट की बात करें सबसे ज्यादा खुशहाल जिसमें सबसे कम पुअर है तो केरला है, गोवा है, ठीक है, तमिलनाडु है, सिक्किम है, और देखिए पंजाब भी काफी रिच स्टेट है, सिक्किम भी है, ठीक है, केरला गोवा तमिलनाडु भी है। इसके अलावा बॉटम में आपका पुडुचेरी आता है, और सबसे गरीब आपका पुअर राज्य है हमारा, राज्य नहीं यूनियन टेरिटरी है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पॉवर्टी की चर्चा हम लोग उत्तर प्रदेश के रेस्पेक्ट में भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना, उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा गरीब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें देखिए बहरेच, श्रावस्ती, बलरामपुर सब पड़ोसी है, ठीक है, बदायूं और सीतापुर, सीतापुर भी इनका पूरा पड़ोसी है। तो ये 3 और ये 5वें नंबर पे, ये सब आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ना, ये बहरीच है, ये श्रावस्ती है, ये बलरामपुर है, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ठीक है। फिर थोड़ा सा दूर चला जाता है, ये कहाँ चला जाता है, बदायूं चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पे इनका पड़ोसी यहाँ पे सीतापुर 5वें नंबर पे। ये जो पूरा रीजन है ना, ये आपका देखिए पुअर रीजन में कहलाएगा, ठीक है, ये पुअर रीजन में कहलाएगा। अब ये बात करते हैं हम लोग, इसमें निकलने की कोशिश सबसे ज्यादा किसने की है, बलरामपुर में, आगे देखेंगे किसमें डिक्लाइन आया। तो बलरामपुर में देखिए इन 5 में बलरामपुर ये तो मेहनत कर रहा है निकलने के लिए, डिक्लाइन में सबसे कम ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी में, तो मतलब खुशहाल डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे याद करने के लिए इसमें देखिए दिल्ली से लगा हुआ क्या क्या है, देखिए गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद के अलावा गौतम बुद्ध नगर यहाँ देखेंगे, और इनसे लगा हुआ हापुड़, तो दिल्ली से लगा हुआ है। तो दिल्ली के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट कहीं ना कहीं यहाँ भी आता है। इसके अलावा आप कानपुर लखनऊ यहाँ देखिए, ठीक है, ये आपका कानपुर है, बीच में उन्नाव पड़ा, लखनऊ है, ठीक है, ये कानपुर लखनऊ भी आपका इकोनॉमिकली काफी साउंड है। कानपुर में तो मेट्रो भी आया हुआ है, तो लखनऊ में भी मेट्रो आया हुआ है, और यहाँ पे भी गाजियाबाद दिल्ली आसपास की मेट्रो वगैरह है, मतलब ट्रांसपोर्ट के लाइन यहाँ पे काफी बेटर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखिए, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आती है। यहाँ देखिए इतना ज्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए गाजियाबाद टॉप पे है, फिर आता हमारा लखनऊ, फिर कानपुर, लखनऊ कानपुर सेकंड और थर्ड नंबर पे है। तो गाजियाबाद आपका दिल्ली से जस्ट हटा हुआ है, फिर चौथे 5वें नंबर पे गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ आ जाता है। तो ये खुशहाल शहर है हमारे उत्तर प्रदेश के। तो आई होप ये बात तो याद रहेगी। अच्छा, निकलने की कोशिश किसने की है, देखिए तो बलरामपुर थर्ड नंबर पे, हमने कहा था ना, जो 5 सबसे गरीब है उनमें बलरामपुर सबसे ज्यादा निकलने की कोशिश की है,
27.90% डिक्रीज हुआ है बलरामपुर में। सबसे ज्यादा लेकिन कौन है, देखिए महाराजगंज और गोंडा। महाराजगंज और गोंडा टॉप 2 में है, मैक्सिमम डिक्रीज 2015-16 से 2019-21 को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। महाराजगंज और गोंडा देखिए कहां पर है, देखिए महाराजगंज ये रहा, ठीक है महाराजगंज, और ये जो आपका गरीब इलाका से लगा हुआ आपका गोंडा भी है, तो महाराजगंज आपका टॉप है डिक्लाइन में, और गोंडा भी आपका डिक्लाइन में आपका सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन है आपका, बलरामपुर, ये देखिए थर्ड नंबर बलरामपुर है, ये आपका डिक्रीज में, तो गरीबी भी था तीसरे नंबर पे है, और डिक्लाइन रेट में भी तीसरे नंबर पे है। सबसे कम डिक्लाइन किसने किया, देखिए गौतम बुद्ध नगर में और लखनऊ में, ठीक है। वैसे ही आपका ये काफी रिच थे, तो इन्होंने सबसे लीस्ट डिक्लाइन ये तीन, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ और झांसी। अच्छा, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एक और बात बताई गई है, तो यूपी को बोला है कि देखिए आपने हाउसिंग पे बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। नहीं, अच्छा काम नहीं किया, सॉरी, करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड कहाँ पे है आप लोग, हाउसिंग में। हाउसिंग में आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। और इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा कहाँ है, उन्होंने कहा देखिए सैनिटेशन में आपने काफी अच्छा काम किया है, शाबाशी मिली है सैनिटेशन में, लेकिन हाउसिंग पे काम करने की जरूरत है, ऐसा कहा गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे ऑन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। एनिमल हस्बेंड्री के स्टैटिस्टिक्स हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री का है, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और मिनिस्टर इनके हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला, और दिस इज बेस्ड ऑन एनिमल इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे किया गया था, उससे आपका ये स्टैटिस्टिक्स हमको मिलता है, ठीक है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स, ये जो रिपोर्ट है, ये आपका कब लाया गया, तो नेशनल मिल्क डे के दिन, तो ये रिपोर्ट पब्लिक के सामने लाया जाता है। तो नेशनल मिल्क डे हमको याद रखना है, 26 नवंबर 2023 को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, और ये इवेंट हुआ था गुवाहाटी में। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 है, और इतना प्रोड्यूस करती है कि हर व्यक्ति पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कितना है, करीबन आधा किलो, 4.59 ग्राम्स पर डे। एक दिन में एक आदमी आधा किलो तक दूध कंज्यूम कर सकता है, इतना दूध प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हर आदमी आधा किलो, ठीक है। सो ये आपका मिल्क प्रोडक्शन की बात होगी। अच्छा, तो कौन से स्टेट आगे हैं और कितना प्रोडक्शन हुआ, तो देखिए 230.58 मिलियन टन आपका प्रोड्यूस होता है। 18-19 में आपका 187.75 मिलियन टन था, ठीक है। ग्रोथ रेट देखा जाए तो 3.83 एक साल में ग्रोथ रेट है। पिछले 5 साल का अगर उठा के देखा जाए तो 22.81 % का ग्रोथ में होता है 5 साल में, पिछले 5 साल में। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग में देखिए यहाँ भी उत्तर प्रदेश आगे है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। वैसे मिल्क की बात करते हैं तो तुरंत आपका आता है आनंद डेयरी, गुजरात वाला, लेकिन देखिए गुजरात आपका 4th नंबर पे है, इवन मध्य प्रदेश से भी पीछे है, लगभग बराबर ही है परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज नहीं, मतलब ये टोटल आपका शेयर बताया है मिल्क का कितना आ रहा है। तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात 3rd 4th में है, फर्स्ट में आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, और ये आपका कंबाइंड पांचों मिला के 50% दूध तो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ग्रोथ रेट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देखिए टॉप है, लेकिन ग्रोथ रेट में भी 3रे नंबर पे है। तो उत्तर प्रदेश को पीछे करना काफी डिफिकल्ट हो गया है, 7% के ग्रोथ रेट से भी उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रोथ रेट में बात करें तो कर्नाटका सबसे तेजी में ग्रो कर रहा है, और वेस्ट बंगाल, तो ये रेस लगा रहा है कि अभी धीरे धीरे वो टॉप 5 में आने की कोशिश कर रहा है, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका भी, ठीक है। लेकिन टॉप आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। तो यहाँ बातें हमने कर दी। पूरा बेल्ट देखिए मैप पे, देखिए उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद क्या देखा था, राजस्थान है ना, राजस्थान 2nd नंबर पे था, फिर मध्य प्रदेश और गुजरात। ये पूरा एरिया जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग है, यहाँ आपको दुग्ध उत्पादन काफी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अंडों की। अंडों की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन वाइज देखा जाए 138.38 बिलियन है आपका, आखिरी 5 साल में 33% ग्रोथ है, लास्ट ईयर 6.77% आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। पर कैपिटा अगर बात करें तो हर व्यक्ति पे 101 अंडे एक साल में, ठीक है, 101 अंडे हर साल, ठीक है। तो देखिए, तो आप समझ सकते हैं ना, 1.4 बिलियन के आसपास पॉपुलेशन है, 1.38 बिलियन अंडे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 101 अंडे पड़ते हैं हम हर एक व्यक्ति पे, है ना, 101 अंडे। 3rd रैंक है अंडों के मामलों में इंडिया की। अब टॉप एग प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। मैप दोबारा देखेंगे यही वाला, तो यहां हमने देखा आपका था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये मिल्क के लिए था। अंडों के लिए देखिए ये वाला एरिया है आपका, पूरा नीचे वाला एरिया,
ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश आपका नंबर 1, उसके बाद तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे तेलंगाना, चौथे नंबर पे कर्नाटका। यहाँ देखेंगे हम लोग, सॉरी ये वाला देखेंगे हम लोग, हाँ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया। अच्छा कर्नाटका सब कुछ में है, बीच में आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल भी आपका एग में आपका 4th नंबर पे है, तो ये आपका ये 4th है, 5th आपका कर्नाटका है। ठीक है, तो ये पूरा बेल्ट आपने देखा अंडों के लिए फेमस है, ये आपका मिल्क के लिए। अब ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो ग्रोथ में देखिए 4th नंबर पर वेस्ट बंगाल है, पर वेस्ट बंगाल कह रहे हैं हम आगे छलांग लगाएंगे, टॉप पे पहुंचेंगे। तो काफी तेजी से आपका ग्रो कर रहा है, 20% आपका एनुअल ग्रोथ रेट है वेस्ट बंगाल में। तो अंडे वेस्ट बंगाल में भी काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा उत्तर प्रदेश तो टॉप 5 में कहीं नहीं है, तो उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पे है। देखिए 12% ग्रोथ रेट से ये अंडा भी आपका हर साल आपका 12% के रेट से ग्रो कर रहा है उत्तर प्रदेश भी, तो ये भी आपका रेस टू द टॉप 5 है। 2nd नंबर पे आता है आपका सिक्किम। बात करते हैं मीट प्रोडक्शन की। मीट प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 9.77 मिलियन टन आपका 2022-23 में देखा गया। 18-19 की बात करें तो 8.11 मिलियन टन। तो 5 साल में देखिए इंक्रीज कितना हुआ, 20.39% इंक्रीज हुआ 5 सालों में, और लास्ट ईयर में 5% का इंक्रीज देखा गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, भाई आपका मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कहाँ कहाँ है। तो भाई मीट कहाँ प्रोड्यूस होगा, जहाँ लोग ज्यादा है। लोग कहाँ ज्यादा है, यूपी और महाराष्ट्र में। ठीक है, टॉप टू पॉपुलेशन। बीच में आपका वेस्ट बंगाल में हम देखते हैं कि भैया मच्छी और नॉन वेज का काफी ज्यादा चलन है। तो 1 2 3 तो ये हो गया, ये आपके टॉप 3 मीट प्रोड्यूसिंग हो गए। फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। मैप पे देख लेते हैं, तो मैप पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से चालू हुआ नंबर 1। ठीक है, 2nd महाराष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन भाई वेस्ट बंगाल में मीट ज्यादा खाया जाता, तो वो 2nd नंबर पे आ गया। 3rd नंबर पे महाराष्ट्र आ गया, फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया। तो ये आपका पूरा मीट प्रोड्यूसिंग रीजन हमने। एरिया की बात करते हैं तो भाई सिक्किम, मेघालय और गोवा में, सिक्किम, मेघालय और गोवा में आपको एनुअल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा देखने को मिला। देखिए 63.08%। देखिए हमारा यहाँ पे सिक्किम है, मेघालय है, गोवा है, तो यहाँ पे देखिए एनुअल ग्रोथ रेट, छोटे छोटे जो भी स्टेट्स हैं वो एनुअल ग्रोथ रेट हमें ज्यादा देखने को मिला है आपका मीट का। इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड में इंडिया का रैंक है 8वां पोजीशन। और ये जो 5 आपके जो टॉप मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, इनका कंबाइंड टोटल आपका बनके कितना बनता है, 57.90%। ठीक है, देखिए वुल का डेटा थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पे देखिए 2018-19 में आपका 40.42 मिलियन केजी है, और आपका अभी 2022-23 सॉरी 2022-23 है, 2022-23 में हम लोग देखते हैं कितना है, 33.61 मिलियन केजी। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, डिक्रीज देख रहे हैं। तो बिल्कुल 5 सालों में डिक्रीज हुआ है, 16.84% ग्रोथ का डिक्रीज देखने को मिला है। तो वुल में डिक्रीज हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2% का इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा आपके वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात यहाँ पे कर लेते हैं। मैप पे देखिए, पहले देखिए राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात की बात करते हैं। देखिए राजस्थान, आपका जम्मू कश्मीर, ये देखो किनारे वाले बॉर्डर स्टेट्स, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, फिर आपका गुजरात आता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट स्टेट देख रहे हैं हम लोग, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, गुजरात हो गया। लेकिन नंबर 1 क्या है, नंबर 1 इज राजस्थान, नंबर 2 इज जम्मू कश्मीर, नंबर 3 इज गुजरात, नंबर 4 आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है, नंबर 5 आपका महाराष्ट्र यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये देखिए किनारे किनारे लगे हुए जितने भी आपके स्टेट्स हैं, पंजाब यहाँ हटा दीजिए, तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे जो स्टेट्स हैं, ऑल दी स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वुल। और हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर एक साथ ले लेते हैं। तो ये जो रीजन है ना, दिस फुल रीजन इज फॉर वुल प्रोड्यूसिंग। ठीक है, और मैक्सिमम एजीआर की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश में 35.75 है। देखिए काफी तेजी से अरुणाचल प्रदेश ग्रो कर रहा है, परसेंटेज वाइज देखिए 35 है, अगला राजस्थान केवल 6%। तो राजस्थान आपका टॉप है, लेकिन ग्रो भी कर रहा है आपके 2nd नंबर पे 6% से। तो राजस्थान रेस में देखिए काफी आगे है। ठीक है, आपका 47.98% है, लगभग लगभग 50% तो वुल आपका राजस्थान से आ रहा है, और ग्रो भी कर रहा है। तो राजस्थान एकमात्र शेयर है इसका, मतलब वुल प्रोडक्शन का। ठीक है, लेकिन कितना बाकी स्टेट को करना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको 5 सालों में। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। तो माइग्रेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट इसी के ऊपर है। आगे हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन को टच करता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल बात करते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की। कौन लाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन आपका वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, टोटल 281 मिलियन लोग आपके
माइग्रेंट्स हैं, और जो कि 3.6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हो तो है, मतलब 281 मिलियन आपका 3.6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। यहाँ देखिए हम लोग माइग्रेंट्स की अगर हम तो लोग सबसे ज्यादा कहाँ जाके काम करना और सेटल करना पसंद करते हैं, तो यूरोप में देखिए 87 मिलियन आपके माइग्रेंट्स रहते हैं यूरोप में। एशिया में रहते हैं 86 मिलियन, सेकंड नंबर पे, बड़ा ही क्लोज है। उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका में, फिर अफ्रीका में, फिर आपका लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में। याद रखेंगे क्या, यूरोप आपका नंबर 1 है, फिर आपका एशिया है, ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका है। अच्छा, अब अगर बात करें कौन सा कंट्री है परसेंटेज वाइज, तो लार्जेस्ट परसेंटेज वाइज आपका यूएई में रहते हैं। यूएई में लार्जेस्ट परसेंटेज जो है करीबन 80 से ज्यादा प्रतिशत, करीबन 80, 85, 88% लोग जो है यहाँ पे यूएई में माइग्रेंट्स ही हैं। लोकल पॉपुलेशन है बड़ा कम, सारे लगभग लगभग माइग्रेंट्स ही आपके पाए जाते हैं यूएई में, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ रेट की बात करें, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहाँ है माइग्रेंट्स का, देखिए लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में देखिए इमिग्रेंट्स आपके ज्यादा हो रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं तेजी से। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट आपका है लैटिन अमेरिका में। और कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, देखिए 78% आपके 15 से लेकर 64 ईयर्स के माइग्रेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज वाइज देखते हैं, देखिए ओशिनिया में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, पूरे ओशिनिया का 22% लोग वहां माइग्रेंट्स ही हैं। नॉर्थ अमेरिका में 15% लोग केवल माइग्रेंट्स हैं, और यूरोप में 11% लोग माइग्रेंट्स हैं। इतने ज्यादा माइग्रेंट्स आपके यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका वैसे तीसरे नंबर पे था, यहाँ सेकंड नंबर पे आ गया आपका परसेंटेज वाइज में, और यूरोप आपका टॉप था, परसेंटेज वाइज में तीसरे नंबर पे आ जाता है। अच्छा, कहाँ जाना पसंद करते हैं लोग, देखिए यूरोप टॉप में है, नॉर्थ अमेरिका थर्ड नंबर पे है। तो नॉर्थ अमेरिका का ही यूएसए में सबसे ज्यादा लोग जाना यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में पूरे 59 मिलियन जा रहे हैं, तो 59 मिलियन में मोस्टली सब यूएसए ही जा रहे हैं, देखिए 51 मिलियन तो यूएसए में ही है, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी लोग जाना पसंद करते हैं, फिर सऊदी अरेबिया, रशिया और फिर यूके। सऊदी अरेबिया, रशिया और यूके आपके माइग्रेंट्स जा रहे हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं कि ये तो डेस्टिनेशन कंट्रीज यहाँ जा रहे हैं, कौन से कंट्रीज से जा रहे हैं इन कंट्रीज में। तो यहाँ पे देखिए रशिया को मार्क करिए, 12 मिलियन लोग यहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब ये रशिया एकमात्र कंट्री है जो आपके 10 मिलियन आपके माइग्रेंट्स रशिया से दूसरे कंट्रीज में जाते हैं। तो 12 मिलियन आपके दूसरे कंट्री से रशिया में आ रहे हैं, और 10 मिलियन रशिया से दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। टॉप पे देखिए इंडिया है, 18 मिलियन माइग्रेंट्स इंडिया से गए हुए हैं दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। अच्छा, वो अब पैसा भेजते हैं जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं, तो इंडिया के रेमिटेंसेस में भी आगे देखने को मिलेगा, आगे आगे देखेंगे हम लोग। सेकंड नंबर पर मैक्सिको आता है, फोर्थ नंबर पर चाइना और सीरिया, ठीक है। चाइना भेज रहा है भाई 10 मिलियन बाहर, सीरिया आपका 8 मिलियन जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, कुछ कुछ कंट्रीज की दोस्ती बढ़ी है, मतलब देखा जाता है कि देखिए मैक्सिको से यूएसए मतलब सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं, मैक्सिको से यूएसए जाने वाले बहुत ज्यादा हैं। सीरिया से लोग टर्की जा रहे हैं। इंडिया से कहाँ जा रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं ज्यादातर लोग, यूएई में। रशिया से कहाँ जा रहे हैं, यूक्रेन में, और यूक्रेन से रशिया में 5th नंबर पे। तो ये है कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन। सबसे ज्यादा आपका मैक्सिको टू यूएसए देखने को मिला है। इंडिया टू यूएई तीसरे नंबर पे है, सीरिया टू टर्की सेकंड नंबर पे है। अच्छा, कौन ज्यादा माइग्रेट करते हैं, मेल्स की फीमेल्स की? मेल आपके ज्यादा माइग्रेट करते हैं। तो 2000 में 50% मेल थे, 50.6%, 49.4% थे, मतलब लगभग लगभग बराबर थे। अभी मेल्स आपके बढ़ के 51.9% मेल्स है, और आपके फीमेल्स आपके 48% है, ठीक है। तो ये तो मेल फीमेल की बात हो गई, और ये भी देख लिया कंट्री टू कंट्री में मैक्सिको यूएसए। देखिए ये अब बात करते हैं रेमिटेंसेस से। अभी देखिए इंडिया के लोग मान लीजिए यूएसए में गए, ये आपका इंडिया से यूएसए में जाते हैं, तो यूएसए में जाने के बाद कुछ कमाई करते होंगे ना, तो घर भेजते होंगे। अच्छा, घर भेजेंगे किसमें, डॉलर में, ठीक है। घर डॉलर में भेजेंगे, फिर वो रुपये यहाँ कन्वर्ट होगा, तो इंडिया को डॉलर मिल रहा है कि नहीं? इंडिया को डॉलर रख देता है और इंडिया वालों को रुपये दे देता है, तो भाई फॉरेन रिजर्व आपका डॉलर का बढ़ रहा है। तो ये जो डॉलर में पैसा आया, इसी को बोलते हैं रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस के मामले में कौन सी कंट्री आगे है, आगे देखेंगे। तो रेमिटेंसेस सेंड करने के मामले में देखिए इंडिया सबसे ज्यादा रिसीव करता है, ठीक है। फिर चाइना रिसीव करता है 59, ये वैसे 2020 का आंकड़ा है, अभी तो और बढ़ गया है, ठीक है। मैक्सिको आपका 2.88 बिलियन करता है, फिर फिलीपींस और फिर इजिप्ट, ठीक है। इंडिया चाइना फर्स्ट, सेकंड, और मैक्सिको थर्ड, ठीक है। अच्छा, मैक्सिको का आप देख रहे हैं ना कि आपके ओरिजिन कंट्री में मैक्सिको 11 मिलियन इनके माइग्रेंट्स है, तो तीसरे नंबर पे आपका रेमिटेंसेस में भी पहुंच गया है। चाइना लेकिन दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, चाइना 4th नंबर पे था, लेकिन पैसे भेजने के मामले में चाइना देखिए दूसरे नंबर पे है। फिर फिलीपींस और इजिप्ट की बात कर ली हमने। अच्छा, कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा पैसे भेजे जाते हैं, तो यूएसए से देखिए $60 बिलियन भेजा गया, यूएई से $42.3 बिलियन भेजा गया, सऊदी अरेबिया, फिर स्विट्जरलैंड और फिर जर्मनी आता है। तो यूएसए यूएई सबसे टॉप पे है
पैसे भेजने के मामले में। रिसीव करने के मामले में इंडिया चाइना है। अच्छा, परसेंटेज वाइज बात करें तो आपके रेमिटेंसेस सेंडिंग कंट्रीज जैसे टिमोर और लेस्ट है, ये आपका 22% अपने जीडीपी का रेमिटेंसेस भेजता है दूसरे कंट्रीज में। और उसके बाद लक्जमबर्ग है, ये आपका 19%। और यूएई आपका 12.5% अपने जीडीपी का। $43 बिलियन वो आपका यूएई का 12.5 आपका जीडीपी का परसेंटेज है। फिर कतर और फिर टोंगा। अब हम लोग उन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जिनकी पूरी दुनिया चल रही है रेमिटेंसेस से, दूसरे कंट्री से जो पैसे भेज रहे हैं वही पूरा जीडीपी कवर कर रही है मैक्सिमम। तो देखिए टोंगा कंट्री, देखिए अपने जीडीपी का 37.7% इनका केवल पैसा आता है। अच्छा, टोंगा लेकिन 5th नंबर पे है, 6% अपना जीडीपी भेज भी देती है दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो टोंगा के अलावा सोमालिया है फिर 35, लेबनान 32, साउथ सूडान 29 और किर्गिस्तान 29, ठीक है। टोंगा और सोमालिया, लेबनान याद रखिए टॉप 3। तो मतलब इनकी दुनिया आपका चलती ही रेमिटेंसेस से है, तो ये समझ लीजिए। ये काफी अच्छी बात नहीं है कि एक चीज पे डिपेंडेंट होना रेमिटेंसेस से, लेकिन एनीवेज तो ये आपकी कंट्री याद रखेंगे हम लोग। टिमोर लेस्ट देने दानवीर है, लग्जमबर्ग देखिए इतना पैसा दे देती है, और टोंगा और सोमालिया सबसे ज्यादा लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज वाइज की बात करें, परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब आते हैं हमारे आखिरी रिपोर्ट पे जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट जारी करती है और टाइटल इस बार का 2023 के रिपोर्ट का है माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड सोसाइटी। बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आगे आएंगे इसमें रिपोर्ट में। तो ओईसीडी कंट्रीज कौन से हैं? देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, देखो 38 मेंबर कंट्रीज है। तो ये वो सारे मेंबर कंट्रीज है जो जिनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा है, अमीर कंट्रीज, रिच कंट्रीज, ठीक है। फिर आपका गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ये आपका इसमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, आपका यूएई है, कतर है, बहरेन है, ओमान है। 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज का ये आपका गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है। तो ये आपका मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, अब इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या अंतर होता है? देखिए आपका एक कंट्री से, लेटर से आप इंडिया से आप जब बाहर जा रहे हैं, अब यूएसए के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यूएसए आप माइग्रेट कर रहे हैं, तो इंडिया से आप क्या होंगे? एमिग्रेट होंगे, ठीक है। वन एमिग्रेट्स फ्रॉम अ नेशन, इंडिया से आप एमिग्रेट होंगे। लेकिन यूएसए के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो यूएसए क्या बोलेगा कि हमारे यहाँ ये इमिग्रेट हो गया है। तो जिस कंट्री से निकलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमिग्रेशन, और जिस कंट्री में आप गए इस कंट्री में आने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में अंतर समझ में आना चाहिए। अच्छा, रेफ्यूजी कौन होता है? रेफ्यूजी वो होता है जिसको अपना कंट्री छोड़ के जाना पड़ता हो जबरदस्ती। क्यों छोड़ना पड़े? या तो वॉर हो रहा होगा, या काफी वायलेंस हो रहा होगा, या तो परसिक्यूशन हो रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में वो व्यक्ति रेफ्यूजी कहलाता है। और एक होता है इकोनॉमिक माइग्रेंट। इकोनॉमिक माइग्रेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, अच्छा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मजबूरी में गए तो आपका रिफ्यूजी हो गया। लेकिन दूसरे कंट्री में हम लोग जा रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, जा इसलिए रहे हैं ताकि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, वहां काम अच्छा मिल रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सैलरी बढ़िया है, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से अगर आप अपना कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप कहलाएंगे इकोनॉमिक माइग्रेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग इमिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। इमिग्रेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे ज्यादा जो इमिग्रेशन होता है वो मिडिल इनकम कंट्रीज में होता है। क्यों होता है? देखिए एक होता है लो इनकम, एक होता है मिडिल इनकम, एक होता है हाई इनकम कंट्रीज। अच्छा, हाई इनकम कंट्रीज अपने आप कंट्री काफी हाई इनकम है, तो ये दूसरे कंट्री में क्यों जाएगा? तो यहां भी माइग्रेशन नहीं होगा। लोअर इनकम कंट्रीज हैं, वो दूसरे हाई कंट्री में जाना तो चाहते हैं पर उनके पास पैसा नहीं है कि भैया ट्रैवल का खर्चा, ये सारा खर्चा उठा के दूसरे कंट्री में जाने का। तो मिडिल इनकम कंट्रीज ही वो कंट्रीज हैं जो कि मोस्टली आपके हाई इनकम कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है। तो हाई इमिग्रेशन रेट कहां कहां देखने को मिला है? देखिए छोटे आइलैंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, वहां आप देखेंगे कि इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है। उसके बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, देखिए यूरोप की बात करें तो आपके ईस्टर्न पार्ट थोड़ा सा गरीब है ना, वेस्टर्न पार्ट काफी रिच है। तो आपके जो ईस्टर्न वाले हैं, ईस्टर्न यूरोप वाले, वो चाहेंगे ना वेस्ट यूरोप में जाने का, तो वहां भी हम लोग इमिग्रेशन ज्यादा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कंट्रीज है जिनमें काफी बड़ा पॉपुलेशन जो है वो आपका माइग्रेट कर गया है। तो इमिग्रेंट्स का काफी ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहां देखने को मिलेगा? अफगानिस्तान में देखिए सब लोग भाग रहे हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से भाग रहे हैं, सोमालिया, साउथ सूडान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, ये सारे कंट्रीज जो है गरीब कंट्रीज हैं जहां से लोग भाग रहे हैं दूसरे कंट्रीज में। तो यहाँ इमिग्रेशन का पॉपुलेशन काफी ज्यादा देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका
मीडियन इमिग्रेशन रेट कितना है? 7%। तो अब हम लोग इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। इमिग्रेशन मतलब किसी कंट्री में पहुंच रहे हैं। इमिग्रेशन के सबसे बढ़िया जो डेस्टिनेशन है जाने के, वो यूएसए है, सऊदी अरेबिया, यूएई, जर्मनी और फ्रांस, ये तो देख चुके हैं हम लोग। लार्ज नंबर ऑफ नेचुरलाइज माइग्रेंट्स, तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे जो माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप भी दे दिया जाता है, ठीक है। ऐसे कंट्रीज भी आपके देखिए ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा आसानी से, कनाडा में और यूके में आपको सिटीजनशिप भी मिल जाता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ जो आपके माइग्रेंट्स हैं उनको सिटीजनशिप दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, यूएई का हमने देख लिया ना, सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर है आपका माइग्रेंट्स का, तो इमिग्रेंट्स का 88% शेयर है। और ओईसीडी कंट्रीज में 5 से लेकर 15% आपका माइग्रेंट्स है, ठीक है। शेयर ऑफ इमिग्रेंट्स हाई, जैसे कि छोटे छोटे कंट्रीज जैसे बेलीजी, जिबूटी, सीशेल्स, ये सारे आप मैप में जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो इनको आप देखिएगा जाके मैप पे। तो चलिए इंडिया पे फोकस करते हैं। तो इंडिया में इंटरनेशनल माइग्रेशन से आपका जो इनकम बढ़ा है, ठीक है। इंटरनेशनल माइग्रेशन करने वाले जो इंडियंस हैं उनका जो आपका इनकम है करीबन 120% से इंक्रीज करते हुए करता है, ऐसा देखने को मिला है। और इंटरनल माइग्रेशन, जैसे एक स्टेट से छोड़ के दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं, तो इनकम आपका 40% इंक्रीज हो रहा है। यूएसए में जो आपके माइग्रेंट्स हैं उनमें उनके इनकम में 500% का इंक्रीज देखने को मिला है, और जो यूएई जा रहे हैं उनके इनकम में 300% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो मैटर बिल्कुल क्लियर है, इंडियंस बाहर इसलिए जाते हैं ताकि उनको ज्यादा इनकम मिले, ठीक है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं बेसिकली, तो इंडिया जीसीसी कंट्रीज में आपके माइग्रेंट ज्यादा है, यूएसए में जा रहे हैं, और बांग्लादेश से इंडिया में काफी आ रहे हैं, ठीक है। लीगल है तो सही है, इलीगल नहीं आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैक्सिको यूएसए में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा है माइग्रेंट्स। फिर आपका चाइना से यूएसए में बहुत लोग जा रहे हैं, फिलीपींस से यूएसए जा रहे हैं, यूएसए फेवरेट डेस्टिनेशन है सबका, और कजाकिस्तान से रशिया जा रहे हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन वगैरह सब आपको क्लियर है इकोनॉमिक माइग्रेंट का, रिफ्यूजीज का। तो देखिए आपके 43% यानी कि 78 मिलियन, और 40% यानी कि 74 मिलियन, तो 40% जाते हैं ओईसीडी कंट्रीज, जिसके बारे में बात करिए, हाई इनकम कंट्रीज है वो, ठीक है। और लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में आपके 43% जा रहे हैं, तो 40 और 43% देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में आपके इकोनॉमिक रीजन की वजह से 28% जा रहा है। हाई इनकम कंट्रीज में यही आपके 35% हो गया, देखिए परसेंटेज बढ़ गया आपका, 28% था आपका इकोनॉमिक माइग्रेंट। रेफ्यूजीज आपके 15%, ठीक है। और 5% रेफ्यूजीज जा रहे हैं हाई इनकम कंट्रीज में, ठीक है। जीसीसी कंट्रीज की बात करें तो 17% आपकी जो पॉपुलेशन है जीसीसी कंट्रीज में जा रही है, करीबन 31 मिलियन आपके जीसीसी कंट्रीज में जा रहे हैं। रेफ्यूजी कोई नहीं ले रहा जीसीसी कंट्री, ये केवल इकोनॉमिक माइग्रेंट्स को ही अपने कंट्री में अलाउ कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। आज के दिन का ये आखिरी टॉपिक था, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।